हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित, तो स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं रिएक्ट जेएस के बारे में, जैसे स्टेट्स हो गया, प्रॉप्स हो गया और थोड़े बहुत हुक्स हो गए, जैसे कि यूज स्टेट हुक। बट आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्या है सी एस एस, राइट। तो सी एस एस हम लोगों को पहले से पता है कि कैसे हम लोग लिखते हैं, बट रिएक्ट जेएस में उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि वहाँ पे हम लोग क्लास लिखते थे तो यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, उसको देखेंगे कैसे लिखते हैं। वहाँ पे हम लोग स्टाइल लिखते थे और डायरेक्टली स्ट्रिंग के कोड के अंदर हम लोग अपनी पूरी की पूरी स्टाइल लिख देते थे। बट यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग CSS की एक लाइब्रेरी भी देखने वाले, जिसे हम लोग कहते हैं टेलविंड CSS। अब टेलविंड का यूज करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो कि हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ से अपने रिएक्ट जेएस के अंदर CSS की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा कोड एडिटर। तो सबसे पहले हम लोग अपना रिएक्ट जेएस का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कमांड रन करना पड़ता है, कौन सा, npm create white @latest। ठीक है, ये हमारा कमांड है। अब इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, वो क्या होगा, लर्न CSS। इंटर, हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे रिएक्ट जेएस, फिर सिलेक्ट करना है हमें जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर लर्न CSS और यहाँ पे हमें कमांड रन करना है npm इंस्टॉल। जो कमांड हमें रन करने हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बताया गया है, राइट। ये रहा हमारे तीनों की तीनों कमांड, जो कि हमें एक एक करके रन करना है। तो cd learn CSS क्या है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिस नाम से। उसके बाद npm इंस्टॉल। अब जब हम लोग वाइड के थ्रू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तब यहाँ पे npm इंस्टॉल नहीं रन होता ऑटोमेटिकली, तो उसे हमें खुद से रन करना पड़ता है, जिससे कि जो डिपेंडेंसीज हैं वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएं। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हमें रन करना है npm run dev। तो यहाँ पे पहला वाला हम लोगों ने रन कर लिया है। अब दूसरा वाला हम लोग रन करते हैं, जो कि क्या है npm इंस्टॉल। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं npm इंस्टॉल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर, या फिर आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है मैं मिलता हूँ आपसे इसके बाद। तो यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल का कमांड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है npm run dev। ठीक है, इसको रन करेंगे तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ब्राउजर में स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे उसको कैसे रन करना है उसका URL मिल जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, अपने ब्राउजर के URL बॉक्स में पेस्ट करके इंटर करना है, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तब पर भी वो ब्राउजर में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया अपने ब्राउजर के अंदर, हम लोग यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली अपने ब्राउजर में रन कर रहा है। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, लर्न CSS, ये वाला। इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं SRC के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो SRC के अंदर हमें यहाँ पे कई सारी फाइल्स मिलती हैं। क्या है यहाँ पे app.css, app.jsx, index.css और main.jsx। तो जब हम लोग यहाँ पे app.jsx को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कोड पहले से लिखा हुआ है। div है, a है, उसके बाद h1 है, div है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से लिखी हुई हैं। और इसके अंदर हमें CSS भी पहले से लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे कुछ ID लिखी हुई है और उसके नीचे हमें यहाँ पे कुछ क्लासेस दिखाई दे रहे हैं पहले से ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे पहले से लिखा गया है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ अलग से लिखने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि CSS हमारी 3 टाइप की लिखी जाती है। पहला इनलाइन CSS, मतलब कि जो हमारा HTML का एलिमेंट है उसी के अंदर हम लोग स्टाइल टैग के अंदर अपनी पूरी की पूरी CSS लिख देते हैं। दूसरा होता है हमारा इम्बेडेड CSS, मतलब कि जो हमारा HTML का पेज होता है उसी के अंदर हम लोग स्टाइल का टैग लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग CSS के एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ID और क्लासेस दोनों का यूज कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या होता है, एक्सटर्नल CSS, मतलब कि CSS को हम लोगों ने एक अलग से CSS नाम की फाइल में लिख दिया और फिर उसको इंपोर्ट करके हम लोग उसके अंदर की क्लासेस या फिर आईडीज को यूज कर रहे हैं, राइट। ये हमारा नॉर्मल तरीका है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग या तो इनलाइन CSS लिखते हैं या फिर हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज यहाँ पे करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल CSS का यूज, मतलब कि जो हमारी CSS है वो एक एक्सटर्नल CSS की फाइल में लिखी गई है, मतलब कि .css की फाइल में लिखी गई है और वहाँ पे जो आईडीज और क्लासेस डिफाइन किए गए हैं उनको हम लोग अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, app.css नाम की एक फाइल पहले से बनी हुई है और उसके अंदर कुछ क्लासेस और आईडीज लिखी गई हैं।
अब इसको यूज कहाँ पे किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं अपने app.jsx के अंदर। और जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे टॉप पर ही import.app.css को इंपोर्ट किया गया है। मतलब कि जो हमारी ये app.css है इसको इस app.jsx फाइल के अंदर यूज किया गया है। इसको यूज करने के लिए हमें और कुछ नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट सिंगल कोट या डबल कोट और CSS फाइल का पाथ। जैसे कि जो हमारी CSS फाइल है इसका पाथ इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया डॉट स्लैश और उस फाइल का नाम, और हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों को अगर यहाँ पे कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो उस कंपोनेंट का नेम हमें देना पड़ता था अलग से, या फिर हमारा कोई नेम्ड कंपोनेंट है तो उसको भी हमें अलग से कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना पड़ता था। बट यहाँ पे CSS के लिए हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता कि हमें कर्ली ब्रेसेस लगा करके जितने भी क्लासेस हैं IDs हैं उनको अलग से लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली हम लोगों को उस पर्टिकुलर CSS की फाइल को इंपोर्ट करना है और हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर उन सभी क्लासेस और IDs को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस लिखी गई हैं और कौन सी क्लासेस का यूज किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्लास नेम लोगो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्लास नेम लोगो। ठीक है, अब क्लास को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास, बट यहाँ पे लिखा गया है क्लास नेम। अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे क्लास का यूज ना करके क्लास नेम क्यों यूज किया गया है। तो जो हमारा React.js का ओल्डर वर्जन थे उसमें क्या था कि उसमें हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट नहीं लिख पाते थे। मतलब कि कंपोनेंट को लिखने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज ना करके क्लासेस का यूज करते थे, राइट। तो क्लासेस का यूज करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड जो था वो React.js के लिए रिजर्व था कि अगर हमें क्लास कंपोनेंट बनाना है तो हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता था, फिर कंपोनेंट का नेम और फिर React के कुछ इंटरनल लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो वहां पे जो क्लास वर्ड था वो React.js के लिए रिजर्व था। अगर उसे हम लोग अपने HTML टैग के ऊपर यूज करते तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो इसीलिए React के टीम ने क्या किया कि अगर आप लोगों को क्लास नेम यूज करना है अपने HTML के एलिमेंट के ऊपर तो आपको यूज करना है क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। ठीक है, इसीलिए क्लास को हम लोगों ने वहां से ओमिट कर दिया, वहां से हम लोगों ने यूज करने लगे क्लास नेम। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है, बाकी इसके पीछे का साइंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लास की जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा क्लास नेम और उसके आगे जो हमारी क्लासेस है उनको हम लोग एज यूजुअली आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लास लिखी गई क्लास लोगो। ठीक है, ये क्या है, लोगो है। तो अगर हम लोग app.css के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें लोगो नाम की एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो यही क्लास हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है और सेम क्लास हम लोगों ने यूज किया हुआ है कहाँ पे, अपने React वाले टैग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लासेस यूज हुई हैं, दूसरा क्या है React। अब React में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग और नीचे आए थोड़ा सा, React क्लास ये रहा logo.react एचओवर के ऊपर अगर जाएंगे थोड़ा सा इसके पीछे हमें एक शैडो बन के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइटेड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस का यूज करते हैं। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लास नेम कार्ड का यूज हुआ है। तो हम लोग अपने app.css के अंदर जाएंगे और कार्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कार्ड नाम का क्लास। उसी तरीके से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीड द डॉक्स नाम का क्लास नेम लगा हुआ है और इसको भी हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा क्या है, रीड द क्लास नाम का, रीड द डॉक्स नाम का क्लास। ठीक है, तो इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें CSS कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे क्लास नेम कैसे लिखना है, और भी कोई अंतर नहीं है यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने के लिए। सिंपली क्लास को क्लास नेम से हम लोग को रिप्लेस करना, सिंपली हम लोगों को क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करना है। और जैसे हम लोग अपने क्लास को लिखते थे एक क्लास के, और जैसे हम लोग सिंपली क्लास नेम्स को लिखते थे वहां पे अपने क्लासेस को वहां पे क्लास नेम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो क्या है इनलाइन CSS। मतलब कि जो हमारा HTML का टैग है उसी के अंदर हम लोग अपने CSS को एज अ प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। ये जो हमारा यहाँ पे लिखा था वो था रीड द डॉक्स को। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। सेव किया तो आप लोग देखेंगे कि ये जो क्लिक द वाइट रिएक्ट एंड लोगो लर्न है, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर की चीज़ों को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। सेव किया तो ये पार्ट यहाँ पे बीच में आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनलाइन CSS लिखना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, स्टाइल की। ठीक है, स्टाइल। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है इक्वल टू लग गया
और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे CSS को लिख देते थे स्ट्रिंग कोट्स के अंदर, मतलब कि डबल कोट के अंदर, यहाँ पे उसको लिखने के लिए हमें देना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे क्लासेस के लिए क्या था, क्लास नेम चेंज हुआ था, वैसे स्टाइल को लिखने के लिए यहाँ पे चेंज हुआ है, हमें लिखना है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमें यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है, उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, हम लोगों को क्या लगाना है, एक आउटर और एक इनर, और जो इनर वाला है उसके अंदर हम लोगों को लिखना है यहाँ पे अपने स्टाइल्स को। अब स्टाइल्स को लिखना कैसे है, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह डिफाइन करते थे। ठीक, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थी, एक की थी और एक वैल्यू थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे कीज होगी हमारी वो कैमल केस में होगी। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या होता था वहाँ पे बैकग्राउंड कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर, तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिखते थे नॉर्मल CSS के अंदर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, राइट, और यहाँ पे हम लोग देते थे ब्लू, ऐसा कुछ लिखते थे। बट यहाँ पे इसी चीज को लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। तो ये जो हाइफन के बाद वाला हमारा पार्ट है वो क्या हो गया, कैमल केस में चला गया। ठीक है, ये क्या था, हाइफन था, उसके बाद हमारा सी भी था, स्मॉल लेटर में था, बट यहाँ पे क्या हो गया, जो हाइफन था वो हट गया और जो सी था वो यहाँ पे अब कैपिटल लेटर्स में आ गया है। और यहाँ पे इसके बाद हमें देना है अपने ब्लू का कलर। ठीक है, तो उसको हमें देना है अपने स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा पार्ट होगा वो स्ट्रिंग के अंदर होगा, क्योंकि ब्लू एक स्ट्रिंग है, राइट, ब्लू एक स्ट्रिंग है, इसीलिए इसको हमें देना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। ये समझ में आ गई। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाके दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें क्या चेंज करना है, इसका फॉन्ट साइज, तो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा फॉन्ट साइज। ठीक है, तो हम लोग फॉन्ट साइज कैसे लिखते थे, फॉन्ट हाइफन साइज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस डैश को हटाया और साइज के एस को कैपिटल कर दिया। उसके बाद हमें साइज क्या देनी है यहाँ पे 14, तो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, अगर px हमें देना है तो डबल कोट्स 14px, सेव करेंगे तो जो इसका साइज है वो 14px का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन CSS को यहाँ पे लिखते हैं और कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं है। जितने हमारे वहाँ पे प्रॉपर्टीज थी एक CSS के लिए उतनी ही हमें यहाँ पर भी मिल जाएंगी और कोई भी अंतर नहीं है हमारा इनलाइन CSS लिखने के लिए, या फिर हमें क्लासेस को यूज करने के लिए, या फिर हमें IDs का यूज करने के लिए। ये क्या हो गया, अगर हमारे पास दो वर्ड्स है किसी भी CSS की प्रॉपर्टी के अंदर। अब अगर एक ही वर्ड है, जैसे कि क्या है, इसका कलर, जो हमारा ये टेक्स्ट है इसका कलर हमें चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कलर कॉलन, फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे रेड। तो इसको अगर हम लोग सेव करेंगे तब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हो जाएगा रेड। तो जो हमारा सिंगल टेक्स्ट है उसके लिए हमें और कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं। बट जहां पे डैशेस हैं उनके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कैमल केस, और कोई भी अंतर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको क्लास कैसे यूज करनी है और इनलाइन CSS कैसे यूज करनी है रिएक्ट जेएस के अंदर वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये देखते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग टेलविंड CSS कैसे यूज कर सकते हैं। अब टेलविंड CSS क्या है उसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं टेलविंड की वेबसाइट पे और जानते हैं कि टेलविंड किस बला का नाम है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं टेलविंड, ठीक है, सर्च किया, इसका रिजल्ट आ गया। तो पहली ही वाली वेबसाइट हमें यहाँ पे ओपन करना है, टेलविंड CSS रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ना समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो टेलविंड क्या करता है, आपको CSS की क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज CSS के लिए लिखते थे क्लासेस के अंदर अपने लिए खुद से, उन सभी के लिए यहाँ पे सेपरेट क्लासेस लिखी गई हैं, राइट। हम लोगों को पता है कि हम लोग क्लासेस का यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को बंच करने के लिए, मतलब कि एक साथ कई सारी प्रॉपर्टीज लिख दी और उनको हम लोगों ने एक नाम दे दिया और उस नाम को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते थे एज अ क्लास। तो वही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे क्या है कि एक सेपरेट प्रॉपर्टी को एक सेपरेट क्लास दे दी गई है, जैसे कि हमें खुद से अलग से CSS ना लिखनी पड़े, हम लोग इन्हीं सारी क्लासेस का यूज करके अपने HTML पेज के अंदर उनको डिजाइन बना सके और क्या करना हो कि वो सारी चीजें कंसिस्टेंट रहें। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाली डी वगैरह आप लोग देखें, ये वाली, तो इसमें क्या लिखा गया है PT6, मतलब कि ये क्या है, पैडिंग टॉप 6, और उसके बाद क्या लिखा गया है MD-P8। MD मतलब क्या है कि जो हमारा डिवाइस का साइज है वो MD है, उसके लिए पैडिंग क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए।
उसके बाद क्या, टेक्स्ट सेंटर, मतलब कि ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। फिर MD टेक्स्ट लेफ्ट, अगर हमारा जो साइज है स्क्रीन का वो MD है तो वो क्या हो, टेक्स्ट जो हमारा लेफ्ट में हो। उसके बाद स्पेस Y4, स्पेस Y4, इसका क्या मतलब हुआ, अब क्या हमारे पास दो एक्सिस होते हैं राइट, ये क्या हो गया Y, ये क्या हो गया X, तो Y में क्या हो, स्पेस 4 हो, ठीक है, ये क्या है हमारा X, ये क्या है Y, Y में क्या हो हमारा स्पेस 4 हो, ठीक है। तो इस तरह की क्लासेस आपको मिल जाती हैं जिससे कि आपको खुद से CSS नहीं लिखनी पड़ती, आपको यही सारी क्लासेस यूज करनी है और आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टेलविंड CSS को हम लोग अपने React.js के प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप करते हैं और उनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए आसानी से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये लर्न CSS वाला प्रोजेक्ट है इसको क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं अपना माई प्रोडक्ट वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट का शोकेस बनाया हुआ था और उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग टेलविंड को सेटअप करेंगे और वहीं पे उसकी यूज केसेस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, चलते हैं एक फोल्डर बैक, फिर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं CD, हमारा क्या था माई प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आ गए, यहाँ पे हमें टाइप करना है npm, हमें यहाँ पे टाइप करना है npm run dev। तो इसको रन करने से जो हमारा माई प्रोडक्ट वाला प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे रन होने लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा माई प्रोडक्ट नाम का प्रोजेक्ट था वो अपने ब्राउजर में रन होने लगा है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग टेलविंड को सेटअप करने वाले हैं और यहीं से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो इसमें इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि खुद से ही CSS लिखी थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट सेक्शन नाम का हम लोगों ने क्लास बनाया था, प्रोडक्ट नाम का क्लास बनाया था और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट है इसके अंदर यूज किया था और जो हमारा पास क्लास नेम है प्रोडक्ट इमेज जिसको भी यूज किया था और प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर भी हम लोगों ने इसका यूज किया हुआ था, राइट। तो हम लोगों ने खुद से क्लासेस बना करके पहले से भी यूज कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं टेलविंड, जैसे कि पहले से यहाँ पे हम लोगों ने सर्च कर रखा है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे, ठीक है, गेट स्टार्टेड, और हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्या, फ्रेमवर्क गाइडेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं React.js को, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें दिखाई देगा क्या, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट के जरिए हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं। पहला क्या है, क्रिएट योर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या है हमारा पहले से क्रिएट हुआ है तो इसको हमें रन करने की कोई जरूरत नहीं है अब। उसके नीचे क्या है, इंस्टॉल टेलविंड CSS, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास ये 2 लाइन्स का कमांड है। तो पहले हम लोग इसको कॉपी करके इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ये तुरंत रन हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली भी लाइन को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे तुरंत ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कौन कौन सी फाइल के अंदर अपने टेलविंड की CSS को यूज करने वाले हैं उसका पाथ हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसको हमें देना पे कहाँ पे है, टेलविंड config.js के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे इंस्टॉल टेलविंड एंड इट्स peer डिपेंडेंसीज, ये हो गया। देन जनरेट योर tailwind.config.js एंड post css.config.js फाइल। तो ये जो इसके ऊपर वाली लाइन है ये वाली, इसके द्वारा तो हम लोगों ने अपने टेलविंड की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया। और जो दूसरा क्या है हमारा टेलविंड कॉन्फिग एंड पोस्ट CSS कॉन्फिग, ये हम लोगों ने इस वाले कमांड के जरिए रन कर लिया क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही कमांड को रन किया था, राइट। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और चलना है कहाँ पे, tailwind.config.js के अंदर, ठीक है, इस वाली फाइल के अंदर। तो देखते हैं ये वाली फाइल कहाँ पे है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे tailwind.config.js की फाइल मिल जाएगी। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटेंट के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को हमें पेस्ट कर देना है। और उसके नीचे हमें कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कि क्या है, add the tailwind directives each of the tailwind layers at your src index.css फाइल, ठीक है। तो जो इतनी चीजें हैं इसको हमें index.css फाइल के अंदर ऐड करना है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने index.css के अंदर, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें है नहीं, ये बाद में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। सभी को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट योर बिल्ड प्रोसेस, मतलब कि अपने प्रोजेक्ट को अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फिर से
npm run dev, इंटर। थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट बेयर विद मी। तब तक हम लोग क्या देखते हैं, और कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं जो कि यहाँ पे नहीं दी गई हैं। जैसा कि जो हमारा main.jsx है, इसके अंदर हम लोगों ने index.css को इंपोर्ट नहीं किया था, राइट। मतलब कि इंपोर्ट था पहले से, बट उसको हम लोगों ने हटा दिया था, तो उसे हमें फिर से इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने अपने टेलविन CSS का जो डायरेक्टिव्स था उसको यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी है। तो हम लोग इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट सिंगल कोट ./index.css, ठीक है। सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा सेटअप वाला काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, राइट। सेटअप वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, जो कि हम लोगों ने शुरू में कर लिया था इसके पहले ही। दूसरा हमें इंस्टॉल टेलविन CSS, जिसमें क्या हमारे पास 2 कमांड है, पहला ये, दूसरा ये। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है इसको यहाँ से उठा करके अपने वाले tailwind.config CSS के अंदर रखना है। उसके बाद फिर ये जो हमारे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं यहाँ पे, इसको ऐड करना है अपने index.css के अंदर। ये इतनी चीजें थी जो हम लोगों ने कर ली हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर में, जहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को रन किया है, ये रहा, ठीक है। कोई अंतर हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ना ही कोई क्लास ऐड की है, ना ही कोई अलग से CSS ऐड की है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह बदल गए हैं, ठीक है। फॉन्ट्स वगैरह जो थे वो थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको अब हम लोग फिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा और अच्छा मॉडर्न लुक देने की कोशिश करेंगे टेलविन CSS के द्वारा। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, सबसे पहले प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है पूरे के पूरे पेज का, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने index.css के अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं छोटी सी क्लास, वो क्या होगी, बॉडी, मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाए। बैकग्राउंड कलर ब्लू एलिस यहाँ पे आएगा, तो हम लोग इसको कर देते हैं बहुत ही लाइट ग्रे, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो बहुत ही लाइट ग्रे हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अपने CSS को लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मतलब कि क्लासेस को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे इसको डेकोरेट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले वाली डिव में, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन का टॉप वाला डिव है, इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, क्लास नेम। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, कि जो हमारा ये वाला सेक्शन है, मतलब कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट के सेक्शन है, उनका बैकग्राउंड कलर हमें व्हाइट करना है, ठीक है। अब अगर हमें व्हाइट करना होता तो हमें सेपरेट क्लास लिखनी पड़ती, और उसके बाद उस क्लास को यहाँ पे ऐड करना पड़ता, राइट। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग से कोई क्लास नहीं, अलग से कोई CSS नहीं लिखनी है, हमें यहाँ पे देना है क्या, BG white। और उसके बाद इसको लिखने से क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट सेक्शन है इसका बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी व्हाइट हो गया है, बट ऐसा नहीं है, इसको हम लोग अभी जस्ट चेक करने वाले हैं, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड ये व्हाइट हो गया। उसके बाद दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इसको करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये इसकी क्लासेस हैं वो आपको याद होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे दूर करने के लिए आपको जाना है एक्सटेंशन में, मतलब कि हम लोग अपने इस VS कोड के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं टेलविन का, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, टेलविन, ठीक है। टेलविन टाइप करेंगे तो यहाँ आपको पहला ही एक्सटेंशन दिखाई देगा, और वहाँ पे जाकर के इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उससे क्या होगा, जब भी आप लोग कोई टेलविन का क्लास लिखने की कोशिश करेंगे वो आपको वहाँ पे सजेशन देने लगेगा। जैसे कि जब आप लोग HTML का एलिमेंट लिखते हैं तो वहाँ आपको सजेशन मिलता है, जब आप लोग कोई CSS का टैग लिखते हैं तो वहाँ पे आपको सजेशन मिलता है। वैसे ही है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको टेलविन की क्लास लिखने के लिए सजेशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना कंपल्सरी, मैं तो कहूँगा। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से इसको थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। ये एकदम से क्या है, यहाँ पे लेफ्ट में सटा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइड से स्पेस देना है। हम लोग यहाँ पे देंगे क्या, M, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। हमें क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट देना है, तो हमें लिखना है यहाँ पे ML हाइफन। तो यहाँ पे आपको कई सारे मार्जिन पहले से दिखाई दे जाएंगे, 0 1 2 3 4, और आपको साइड में ये भी दिखाई दे जाएगा कि इसकी px में क्या होने वाली है वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ML4 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 rem 16 px,
फिर क्या है 5 पे 1.25, 20px, 1.5, 24px, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती रहेंगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी अपनी क्लास को डिफाइन करने के लिए, अपनी क्लास को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं ML2, ठीक है। ML2 करके सेव करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये साइड से यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में आ गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे मार्जिन टॉप और बॉटम। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हमारे ये सेक्शंस है, सभी सेक्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें देना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, मार्जिन टॉप 2 और मार्जिन बॉटम 2, ठीक है। सेव करते हैं। तो जैसे सेव करेंगे आप लोग देखेंगे कि ऊपर से भी थोड़ा स्पेस आ गया और नीचे से भी थोड़ा सा स्पेस आ गया है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा पैडिंग देना है इसके अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा व्हाइट वाला स्पेस है ये पूरा का पूरा कॉर्नर तक जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस देना है। तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा क्या, पैडिंग -2। सिंपल सी बात है, P मतलब पैडिंग, हाइफन मतलब इसका खुद का डेरिवेटिव है, उसके बाद 2 मतलब कि 0.5 रेम मतलब कि 8px, ठीक है। सेव। अब ये क्या हो गया, पैडिंग हो गया, है ना, कितना सिंपल। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है क्या, राउंड, ठीक है, राउंडेड। सेव। अभी जो हमारा ये कॉर्नर से क्या हो गया, थोड़े से राउंडेड हो गए, है ना। कितनी अच्छी बात, कितनी जल्दी जल्दी हमारा पूरा का पूरा डेकोरेशन होता जा रहा है। बट क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी टेलविन वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि जो हमारा कौन सा जो स्टाइल होगा CSS का, वो किस वर्ड से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे पैडिंग है तो P से स्टार्ट होगा, मार्जिन है तो M से स्टार्ट होगा, लेफ्ट है तो ML, पैडिंग लेफ्ट है तो PL, टॉप है तो PT, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। जैसे कि क्या राउंड करना है तो राउंडेड होगा, मतलब यहाँ पे रेडियस नहीं राउंड है, क्योंकि जनरल वे में हम लोग इसको राउंडेड ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे शैडो देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शैडो लिखना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सजेशन ये दे देगा। शैडो लिखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत शैडो ऑटोमेटिक दे देगा, आपको यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट था ये थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे टाइटल है इसके अंदर थोड़ा सा डेकोरेशन डालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं अपनी इस H1 के अंदर मार्जिन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्लास नेम मार्जिन बॉटम 2। सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे गया है, जो हमारा ये हेडिंग है और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं, ये हमारा यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत रेडी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे थोड़े बहुत CSS, थोड़े बहुत क्लासेस लिखते हैं टेलविन के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट नाम का क्लास है इसको हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। मतलब कि हम लोग इसी चीज को खुद से डिजाइन करने वाले हैं, विदाउट खुद की क्लास लिखे हुए, विदाउट खुद का कोई भी CSS लिखे हुए, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ आ गया जो कि काफी ज्यादा खराब लग रहा है। इसको हम लोग सुधारने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, ठीक है। सेव किया तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई देने लग गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉर्डर को और भी अच्छा बनाना है। तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा बॉर्डर हाइफन ग्रे 300। जैसे इस पे जाएंगे आपको दिखाई दे जाएगा बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और सेव किया। तो जो हमारा बॉर्डर का कलर था वो थोड़ा सा और डार्कने हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब पैडिंग देना है इसके अंदर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, P-2। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, सेव, ठीक है, पैडिंग हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है क्या, मार्जिन राइट MR-2, ठीक है, सेव। तो अब इसका भी बॉर्डर हमें क्या करना है, राउंड करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, राउंडेड। तो अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा तेज लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है। तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ देख करके आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग टेलविन की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। React.js को कंप्लीट करने के बाद हम लोग टेलविन के ऊपर एक फुल कंप्लीट सीरीज बनाएंगे, मतलब कि या फिर पूरा का पूरा 1-2 घंटे का एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप लोग टेलविन आसानी से समझ पाएंगे। बट अभी के लिए हम लोग टेलविन को कैसे यूज करते हैं React.js के अंदर, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग टेलविन की वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए। ये हो गया। ये आई थिंक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इन टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको क्लास नेम, ठीक है। हमारा टेक्स्ट है -SM, ठीक है, SM लिखेंगे और सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, और इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेस, और भी ज़्यादा यहाँ पे छोटा हो गया,
अब क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को लाइट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉन्ट लाइट। सेव किया तो ये थोड़ा सा और लाइटन हो गया। अब इसको समझना कैसे, मतलब कि हमें टेलविंड को यूज कैसे करना है यहाँ पे। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि हम लोग फॉन्ट को कैसे लाइट कर सकते हैं, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली टेलविंड स्मॉल टेक्स्ट। अगर जैसे सर्च करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, कैसे कि टेक्स्ट हमारा छोटा हो सकता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और साइड में करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कई सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, लाइन हाइट कैसे देंगे, हम लोग इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगा। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। और जो हमारा ये SM है, एक्सेस है, इसको अगर हमें खुद से मॉडिफाई करना है तो हम लोग इसको खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, जो हमारा एक्सेस है, ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस करने पे हमें यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, फॉन्ट साइज 0.75 और लाइन हाइट 1 REM। ठीक है, तो अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज को अगर हम लोगों को चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं कि जब हम लोग SM यूज करें तब वो क्या हो जाए 0.8 REM हो जाए, ना कि 1 REM रहे। तो इस टाइप से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको हम लोग आगे काफ़ी देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस को भी सही करना है। अभी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा लिखाई दे रहा है। इसको हम लिखते हैं क्लास नेम, इसको हम लोग देते हैं क्या, टेक्स्ट। अब क्या है, अगर हम लोग इसको एक्सेस लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसका क्या है, साइज 12px है। इसको सेव कर देंगे तो क्या हो गया, ये भी यहाँ पे छोटा हो गया। और क्या है, ये यहाँ पे इसके ऊपर एकदम से चिपका हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, empty2 सेव। आई थिंक ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। सो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे हमारे पुराने वाले प्रोजेक्ट से तो अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर साइड में लाएंगे तो ये आप लोग देखेंगे कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया है, राइट। जो मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, मतलब कि टेलविंड का यूज़ करने से ये रिस्पॉन्सिव ही ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसको लिखा गया है CSS के एक्सपर्ट्स द्वारा, जिसमें इन लोगों ने हर एक अपनी एक्सपर्टीज दे रखी है। ठीक है, क्योंकि टेलविंड का यूज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स, हर जगह पे टेलविंड का यूज आजकल होने लगा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेलविंड का यूज कैसे कर सकते हैं, खुद का CSS कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग इनलाइन CSS और एक्सटर्नल क्लासेस वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, कुछ नए सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।